हेलो। हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों को इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को कक्षा 12 में आने के लिए हार्दिक बधाई। कक्षा 11 उत्तीर्ण हो चुके हो और अब हम आपका स्वागत करते हैं कक्षा 12 में। गत सत्र भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने लगभग 4 से 5 महीने नियमित कक्षाएं ली हैं और उसका लाभ आप लोगों को मिला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को भी हम लोगों ने सारे विषय पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। मैं स्वयं भी कक्षा 11 में कभी कभी कंपलसरी का पीरियड लेने आया करता था। ऐसा आप लोगों को ध्यान होगा। अब आप लोग 12वीं में हो और अब 12वीं चूंकि बोर्ड कक्षा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बोर्ड परीक्षा तक सामान्य सा वातावरण हो जाए। ये जो चिंता है, डर है, भय है संसार में, ये मिट जाए और हमारा अध्ययन नियमित हो जाए। अगर हम लोगों ने विद्यालय में आकर अध्ययन नहीं किया अब और घर पर भी अध्ययन नहीं किया तो एक बहुत बड़ी गैप पड़ जाएगी। बहुत बड़ा एक खोखलापन हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा। तो हमें इसका एकमात्र विकल्प ऑनलाइन कक्षाएं दिखाई देता है और यही सोचकर विद्यालय प्रशासन ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय किया है। 15 तारीख से आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं नियमित चलेगी। प्रयास ये करें कि जिस समय आपको ये चैप्टर डाला जा रहा है, जिस समय के लिए डाला जा रहा है, उसी समय में इसका अध्ययन करें ताकि संपर्क में रहें। अध्यापक जी आपके सामने रहेंगे और आपको अध्यापन कराएंगे। प्रयास करें कि जिस समय कक्षा चले उसी समय पढ़ें। अपने माता पिता से बोल करके अपने लिए फ़ोन की व्यवस्था करें। 2-3 घंटे के लिए फ़ोन आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सको। अपने जीवन के लिए फ़ोन और कुछ मूल्य अगर उसका लगता है, चार्ज लगता है अगर उसका बैलेंस का, तो वो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता यदि हम लोग अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑनलाइन के साथ कंटिन्यू करना है। हमें इसके साथ जुड़े रहना है। हमारे अंदर जो अध्ययन का एक निरंतर प्रवाह होना चाहिए वो बना रहना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर खोखलापन आ जाएगा और हम जब आगे जीवन में किसी परीक्षा को देंगे या आगे अध्ययन करेंगे तो हमारे पास कुछ क्षमता नहीं रहेगी, बौद्धिक क्षमता नहीं रहेगी, ऐसा हमें लगता है। आपके सामने कक्षा 12वीं का यह कंपलसरी इंग्लिश का पाठ्यक्रम है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसी आधार पर हमारा अध्ययन अध्यापन होगा। ये एग्जामिनेशन स्कीम है। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। ये एग्जामिनेशन स्कीम है। पेपर एक ही रहता है, इसका एक ही पेपर रहेगा 1। जब एग्ज़ाम होगी और ईश्वर करे कि आप लोग बोर्ड परीक्षा दे पाओ अगले सत्र में, तो उसका पीरियड जो रहेगा, समय, वो 3.25 घंटे का रहेगा। कुल मिलाकर के मार्क्स जो रहेंगे उसके वो 80 मार्क्स रहेंगे उस पेपर के। उसमें हमारे विद्यालय की ओर से 20 नंबर का सत्रांक भी रहेगा और कुल मिला के 100
मार्क्स का ये प्रश्न पत्र रहेगा। अब उस प्रश्न पत्र के अंदर जो एरिया ऑफ लर्निंग है, हमें उस प्रश्न पत्र को कैसे तैयार करना है, ये उसका चार्ट है। इसके 4 भाग कर रखे हैं उन्होंने। एक है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा टेक्स्ट बुक रेनबो, और चौथा एक और सप्लीमेंट्री बुक है, उसका नाम है पैनोरमा। मार्क्स डिवीजन कर रखा है। रीडिंग के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न, रीडिंग का मतलब एक पैराग्राफ आएगा या 2 पैराग्राफ आएंगे, उन पैराग्राफ्स को पढ़ना है, रीडिंग करना है, उनका गहन उसका पढ़ करके और उस पर संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये रीडिंग की एक्सरसाइज है। उसमें 15 नंबर का वो रीडिंग का भाग रहेगा पेपर में। दूसरा है राइटिंग, लेखन। लेखन का भाग है 25 नंबर का। अब लेखन में कंपोजिशन होते हैं, उसका फिर आगे विस्तृत वर्णन किया जाएगा। जो भी हम अपनी तरफ से लिखने का कार्य करते हैं, लेखन के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, उसका टेस्टिंग एरिया की क्या क्या पूछा जाए, तो उसके वो 25 मार्क्स का है, काफ़ी ज़्यादा नंबर कवर कर रहा है वो। उसके बाद में एक रेनबो अपनी टेक्स्ट बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको, अध्याय वाइज उसको बताऊँगा। उसके 25 मार्क्स हैं और फिर सप्लीमेंट्री पैनोरमा के हैं 15 मार्क्स। तो ऐसे करके ये 100 मार्क्स का अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। 80 ये आपके पेपर में रहेंगे, 20 हम सेशनल की व्यवस्था करके यहाँ से 50 और 30 80 मार्क्स का ये जो दे रखा है चार्ट, और 20 नंबर हमारे 17 अंक के रहेंगे। अब सेक्शन ए, पेपर जो है वो 4-5 सेक्शंस में बटा रहेगा। उसका फर्स्ट सेक्शन ये रीडिंग, जैसे मैंने बताया कि रीडिंग करना है, पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझने के लिए, और उस पर नोट्स बनाने हैं रीडिंग के लिए। ये अभ्यास है, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग, नंबर 1। इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेजेस। अबाउट 700 to 900 वर्ड्स, 700 से 900 शब्द। उस पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन विषयों पर आधारित होंगे? फैक्चुअल पैसेजेस, इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स। सच्चाई पर आधारित पैसेज होंगे, कुछ फैक्ट पर, जिनमें निश्चित प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इंस्ट्रक्शंस होंगे, सूचनाएं, या डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णन होगा किसी घटना का या किसी स्थान का या किसी व्यक्तित्व का, या फिर कोई रिपोर्ट होगी किसी के बारे में। दूसरा है डिस्कर्सिव पैसेज इन्वॉल्विंग ओपिनियन, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव और इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट। ये एक अलग टाइप के पैसेजेस रहेंगे, जिसके अंदर ओपिनियन, अपनी विचारधारा, अपना पक्ष रखने की ताकत, या अपना खुद का कोई तर्क वितर्क, उसके ऊपर आधारित या प्रेरणादायक होते हैं, कुछ ऐसे पैसेजेस भी होंगे। और तीसरी प्रकार के पैसेज होंगे लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज में किसी उपन्यास, ड्रामा, किसी महाकाव्य, काव्य, किसी निबंध या किसी आत्मकथा, बायोग्राफी, व्यक्ति वर्णन आदि विषय हो सकते हैं। ये साहित्यिक स्वरूप रहेगा पैसेज का। इस प्रकार से ये पैसेजेस रहेंगे। बहुत दूर है वो। अब जो पैसेजेस है उसको कैसे करना है, उनको सोल्व कैसे करना है? 2 पैसेज आएंगे, वो 2 पैसेजेस। फर्स्ट पैसेज को सॉल्व करने का तरीका ये कॉम्प्रिहेंशन का होगा।
इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा वोकेबुलरी सच इज वर्ड फॉर्मेशन एंड इन्फरिंग मीनिंग्स, ये अपनी जांच रहेगी। ये चीज़ें हम उस पैसेज में से हम उत्तर देने के लिए अपेक्षित होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और कुछ इस प्रकार के ग्लोबल क्वेश्चंस भी होंगे। ये 6 नंबर कवर करेंगे। वो जो पैसेज होगा वो 400 से 500 पेज का होगा, 400 से 500 वर्ड्स का होगा और ये 6 नंबर का क्वेश्चंस होंगे कुल मिला के। दूसरी अपनी जांच उसमें से होगी, उस पैसेज में से, वो होगी वोकेबुलरी की, कि हम उसके अंदर जो वोकेबुलरी आ रही है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, जो स्पेशल वर्ड्स आ रहे हैं, उनके बारे में हमारी कितनी जानकारी है। वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द बनाना, या मीनिंग, इन्फरिंग मीनिंग्स। आपसे पूछ लिया कि प्योर का समान अर्थ क्या होता है, प्योर का विलोम क्या होता है, या जो वाक्य दे दिया है उस वाक्य के बजाय कौन सा शब्द आ सकता है, ये जो शब्द दिया है ऐसा, इसका विपरीत शब्द पैसेज में कौन सा है, ये जो वाक्य है एक ऐसा स्थान जहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्यालय हो जाएगा। इस प्रकार से वन वर्ड या कोई मीनिंग की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हो गए 3 नंबर के। ऐसे करके ये जो पैसेज है ये 9 नंबर कवर करेगा। उसके बाद में नोट मेकिंग, ये दूसरा पैसेज रहेगा छोटा, वो 300 से 400 वर्ड्स का होगा, ये स्मॉलर रहेगा कंपैरेटिवली। उसमें नोट मेकिंग इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, नोट मेकिंग का एक फॉर्मेट होता है पूरा, एक अलग से उसका नमूना होता है, सैंपल होता है, उसी के अंतर्गत करना पड़ता है अपने को, और एब्स्ट्रैक्शंस। तो ये सारे अपने को दूसरे वाले पैराग्राफ में करना है। नोट मेकिंग जो है एक विधा है, उस पैसेज के अंदर आने वाली विषय वस्तु को महत्व के आधार पर अलग अलग भाग बनाने हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं आई हैं, तो उन दोनों इम्पोर्टेंट घटनाओं को अपने शब्दों में दूसरे वाक्य बना करके और लिखना है हमें। फिर अंत में जाकर के हमें उसका शीर्षक बनाना है, एक एप्रोप्रिएट शीर्षक दे उसका हम। ऐसे करके ये प्रक्रिया होती है। ये 4 और 2 नंबर का अपना मामला है। ये 4 नंबर नोट मेकिंग के और 2 नंबर एब्स्ट्रैक्शंस। पैसेज का या तो पैराग्राफ पूछेंगे या और कोई उस संबंधी जानकारी पूछेंगे, शीर्षक पूछेंगे। ऐसे करके 6 नंबर कवर करेगा। कुल मिलाकर के 9 और 6 15 नंबर ये हमारे कवर हो रहे हैं। ये रीडिंग वाले सेक्शन कवर कर रहा है। ये पूरा ए पार्ट हो रहा है, सेक्शन ए। अब आता है सेक्शन बी। आप लोगों को ये अपने फ़ोन में से लेकर के और उतारना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस बार हम टेक्स्ट बुक्स जो हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स, उनसे अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग एक्सीलेंट की जो गाइड बुक होती है, हैंडबुक एक्सीलेंट की, उसके द्वारा अध्ययन करेंगे और सीधे ही प्रश्नोत्तर विधि, सीधा ही लेखन पर ध्यान देंगे। हमें पुस्तक पढ़ने वढ़ने का कुछ नहीं, सीधे ही प्रश्नोत्तर पर ध्यान देना है। तो हमारे लिए इजी रहेगा। हमारे सामने एक सोल्ड मैटर पड़ा रहेगा, हल किया हुआ सारा विषय हमारे सामने रहेगा। तो कुछ कठिनाई नहीं, केवल उसी के अंदर से निरंतर अध्ययन करना है और उनको अपना लिखना भी है, अपनी नोटबुक में लिखना है। हाँ, एक बात और बराबर याद दिलाना चाहता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपने जितने विषय हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों, इन 5 विषय की सेपरेट नोटबुक आज ही तैयार कर लें, आज ही बना लें और हर विषय की सामग्री उस पर्टिकुलर नोटबुक में ही नोट करें, प्रतिदिन नोट करें। जैसे आपको ये PDF डाल रहा हूँ मैं, ये जो इसका फोटो डाल रहा हूँ मैं सिलेबस का, आपके पास सिलेबस का डिटेल लिखा होना चाहिए, आपके पास जानकारी होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और क्या क्या उसके अंदर पूछा जाता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। नियमित रूप से अपनी कॉपी को मेंटेन करें
और समय समय पर उसको आप हमें दिखाएं, भेजें, हमें रिपोर्ट करें, ताकि हमें संतोष हो कि आप अध्ययन कर रहे हो। अब सेक्शन बी है ये आपके सामने, ये है राइटिंग का। मैंने बताया था रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग जो हमें लिखना है अब वो कंपोजिशन कहलाता है। अपनी तरफ से रचना लिखना, अपने को अपनी भाषा में लिखना है, और वो डिपेंड करता है कि हमारी ग्रामर, हमारा टेंस नॉलेज और वोकेबुलरी कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ें मिलकर के हमारी कंपोजिशन पावर को डेवलप करेगी। तो आप लोगों को इसकी तैयारी करना है। हैव टू लर्न, हैव टू रीड as much as possible, have to study and read as much compositions from your excellent handbook. Variety of compositions must be in your mind. You must know about various subjects, various topics. सो अब इसके अंदर जो टॉपिक्स आ सकते हैं कंपोजिशन में, उनके बारे में वर्णन कर रखा है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशंस अबाउट 50 वर्ड्स। ये 50 शब्दों में हमें लिखना है और हमें 4 मार्क्स दिलाएगा। इस कंपोजिशन के अंदर क्या चीज़ें पूछी जा सकती है? इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिसेस, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स on social, current or national issues, description of arguments for or against topic, accepting and declining invitations। इतनी सारी विषय वस्तु जो है वो हमारे कंपोजिशन के अंदर इंक्लूड करती है, उसके अंदर शरीक है। नंबर 1 दिया है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, किसी चीज का विज्ञापन देना। हम किसी चीज को विज्ञापन के द्वारा बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, या और कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। विज्ञापन प्रचार के लिए होता है। कोई संस्था अगर है तो उस संस्था के बारे में लिख सकते हैं कि हमारी संस्था है, यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, बिकती है। दुकान हो सकती है या संस्था हो सकती है जहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, कोचिंग की जाती है, या कोई चीज़ सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो उस सब का विज्ञापन हम कर सकते हैं। ये कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। दूसरा है नोटिसेस। नोटिस जो होता है सूचना। कोई कार्यालय या कोई ऑफिस कोई जानकारी को पब्लिक करना चाहता है, उसको सार्वजनिक करना चाहता है, सूचित करना चाहता है लोगों को, या विद्यालय सूचित करना चाहता है अपने छात्रों को, तो हम उस निमित्त एक नोटिस का फॉर्मेट बनाते हैं और वो उस पर्टिकुलर कार्यालय से जारी होता है। उसको जारी करने वाला अधिकारी या जो भी जिम्मेदार आदमी होता है वो उसके नीचे साइन करता है कि मैं ये नोटिस जारी कर रहा हूँ। वो उसका एक फॉर्मेट होता है। अलग अलग विषयों पर नोटिस होते हैं। कोई कार्यक्रम रखा जा रहा है विद्यालय में, उसकी सूचना, शुल्क जमा कराना है उसकी सूचना, कोई पिकनिक जा रही है उसकी सूचना, टूर जा रहा है तो उसकी सूचना, विद्यालय के अंदर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी सूचना, ऐसे कैंप लगाया जा रहा है तो उनकी सूचना। ये सारे नोटिस के द्वारा हम जारी करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, पोस्टर बनाना, ये एक आसान और बड़ा रुचिकर विषय होता है। पोस्टर ड्रॉ करना, पोस्टर में चित्र होते हैं, उस चित्र के साथ में कुछ मैसेज भी होता है। जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है पूरी दुनिया में, हर
एडवर्टाइजमेंट के साथ, हर सूचना न्यूज़ के साथ में पहले मास्क, 2 गज दूरी और वैक्सीनेशन कराएं। ये इनके छोटे छोटे फोटो बन रहे हैं। तो वो प्रचार किया जा रहा है कि कोविड से बचें, ये महामारी है, इंजेक्शन वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क लगाएं, अनावश्यक बाहर नहीं घूमें और 2 गज दूरी रखें। ये किस पे हो गया है? कोविड के ऊपर हो गया। तो ये ज्वलंत समस्या है बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके अपन अच्छे से अट्रैक्टिव पोस्टर बना सकते हैं और उसके साथ मैसेज सेंड करना है। वो क्या क्या विषय हो सकते हैं? सामाजिक विषय हो सकते हैं, करंट, जो करंट अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, वर्तमान में जो चलने वाला विषय है उसके ऊपर, या नेशनल इश्यूज, कोई राष्ट्रीय समस्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स, सॉरी, ये नेशनल इश्यूज या इंटरनेशनल इश्यूज, इन पर भी हो सकता है। अगला बिंदु, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट टॉपिक। ये एक विशेष विषय है, विशेष प्रकार का कंपोजिशन है। ये हमारे ज़माने में विद्यालयों में आयोजित होता था। साहित्यिक गतिविधि का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है वाद विवाद प्रतियोगिता। अब वर्तमान में बहुत कम विद्यालय इसका आयोजन करते हैं। छात्रों में किसी विषय के पक्ष में अपना बहुत जोरदार पैरवी करने की ताकत, या किसी विषय के विरोध में बहुत जोरदार शब्दों के द्वारा उसका विरोध प्रकट करने की ताकत को बोलते हैं अगेंस्ट द टॉपिक, वाद विवाद। मैं इस विषय के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं इस विषय के विपक्ष में बोल रहा हूँ, मैं इस मुद्दे के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं उस मुद्दे के विपक्ष में बोल रहा हूँ। इस प्रकार की भाषा जो होती है वो वाद विवाद कहलाती है और वैसा वाद विवाद हमें लिखना है। ये भी एक प्रकार का कंपोजिशन का मैटर है। फिर है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। कहीं से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है तो उसको सम्मान से स्वीकार करना, अपनी सहमति भेजना कि आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना। और उसके बाद अगर नहीं जा सकते हैं अपन तो उसको डिक्लाइन करना। डिक्लाइनिंग मीन्स रिफ्यूजिंग, मना करना, नम्रता के साथ मना करना। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये परिस्थिति है, या उस दिन मैं कहीं व्यस्त हूँ, या स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आपको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। इस तरह के इन्विटेशन का डिक्लाइनिंग मैटर होता है। तो ये राइटिंग का एक क्षेत्र है। ये मिला करके हमसे किसी विषय में पूछ कर हम 4 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 करना है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 करना है। इतने सारे विषय हैं, इनमें से कोई भी 2 देंगे, 2 में से 1 करना है, लगभग 50 शब्दों में। फिर है रिपोर्ट ऑन एन इवेंट और ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक रिपोर्ट बनानी है किसी घटना पर या किसी वास्तविक बात पर। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कहीं देखा है हमने, उसका वर्णन करना है। और वो 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है। उसके लिए हमें एक सहारा दिया जाएगा, सब वर्बल इनपुट, कुछ शब्द, बिखरे बिखरे शब्द, कुछ स्कैटर्ड वर्ड्स दिए आएंगे, छूटे हुए शब्द दिए आएंगे, और उनके द्वारा हमें सूचना मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी कि हमें किस विषय को लिखना है, किस विषय के ऊपर ये बिंदु हैं, और उसको हमें जोड़ करके कनेक्ट करके उनको, और उन शब्दों के आधार पर हमें वाक्य निर्माण करना है। ये कहलाता है वर्बल इनपुट, और उसके आधार पर हमें रिपोर्ट करनी है। ये रिपोर्ट जो है वो 100 नंबर कवर करेगी, और उसके 100 शब्द के अंदर लिखना है, और ये हमें कवर करेंगे 7 अंक, 7 नंबर कवर करेगा। और लगभग 100 शब्दों में हमें लिखना है, लगभग 10 से 12 पंक्तियों में हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो ये राइटिंग का क्षेत्र है। राइटिंग क्षेत्र के अंदर एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक
वस्तु है जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हमें आना चाहिए, उसका अभ्यास करने के लिए होता है लेटर राइटिंग। 1 आउट ऑफ 2, ये भी 2 आएंगे परीक्षा में, उसमें से एक हमें सॉल्व करना है, एक लिखना है लेटर भी। अब लेटर जो आएंगे, लेटर का जो विषय वस्तु रहेगी वो 3 भागों में बटी है। नंबर ए है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। नंबर बी है लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ये एक अलग प्रकार की विधा है, एडिटर को पत्र लिखना है, अखबार के या पत्रिका के जो संपादक है उनको लिखना है। और तीसरा है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आवेदन, और उसके साथ में अपना करिकुलम वीटे, सीवी या रिज्यूम, अपना बायोडाटा, अपनी जानकारी रिज्यूम देना है कि मैं इतना मैंने अध्ययन किया है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अनुभव है, वो उसको कहलाता है सीवी। वो भी साथ देना होता है, जन्म तारीख से लेकर अपना पेरेंटल, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ वो उसमें आता है। तो ये 3 प्रकार के पत्र लेखन का हमें अभ्यास करना पड़ेगा और हम इसको अभ्यास कराएंगे। उसके बाद में छठा है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस। 100 शब्दों में एक कंपोजिशन और लिखना है, और वो है आर्टिकल या स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट। या तो कुछ चित्र दिया जाएगा या फिर कुछ शब्द दिए जाएंगे, वर्बल इनपुट। इनके आधार पे हमें कंपोजिशन करना है। तो कंपोजिशन में भी डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव, या तो वर्णनात्मक होगा या फिर आर्गुमेंट्स वाला होगा, तर्क वितर्क वाला होगा। सच एज एन आर्टिकल और ए स्पीच, क्या ये बात सही है या ठीक नहीं है, कोई ऐसा विषय जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं तो आर्गुमेंट कहलाता है वो इस पर हो सकता है। या तो आर्टिकल लिखें या फिर एक स्पीच लिखें। स्पीच का मतलब भाषण, हमें भाषण देना है, तो भाषण देने वाली जो लैंग्वेज है वो हमें लिखना है। इस तरह से ये राइटिंग का सेक्शन कवर करता है। सेक्शन बी राइटिंग। अब सेक्शन सी, इसमें बुक्स हैं दोनों, और ये 3 भाग में है। ये हमारी बुक है रेनबो। इसके अंदर कुल 16 चैप्टर्स हैं, 6 पोएम्स हैं इसके अंदर। उसके बाद भी दूसरी बुक है पैनोरमा। इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं। ये फिर से रीडिंग, राइटिंग और कंपोजिशन का क्षेत्र है। ये सिलेबस आप लोगों के सामने पूरा डिटेल दिया है मैंने। हम जब भी जिसका डिटेल देना होगा मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, शुभकामना।